और हाँ, एक चीज और आज से अपन शुरू कर लेते हैं कि जैसे अपना टेस्ट में जो आ रहा है ना, उसमें से मैं चाहूंगा कि कोलिजन वाला जो पार्ट है, आप आपने जिन्होंने टेस्ट के लिए पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू किया होगा वो न्यूटन लॉ के क्वेश्चन तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन और आगे अपने को होमवर्क ज्यादा मिलेगा नहीं। ईएलपी अभी प्रॉपर सेट कर नहीं पाया हूँ, तो ईएलपी मंडे के बाद ही मिलेगी। तो एक आध दिन आप बैठ के कभी कोलिजन वाला पार्ट एक बार ढंग से पढ़ लेना। कोलिजन कोलिजन के जो भी केसेस वगैरह अपन ने देखे वो कर लेना। समय मिल जाए तो फ्रिक्शन वाला भी बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना। ये पार्ट ऐसा रहता है कि इनसे क्वेश्चन आना तय है। फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन से एक भले कैसा सड़ा सा सवाल है, म्यू एमजी वाला ही सवाल है, पर आएगा। कोलिजन कोलिजन से भले मोमेंटम कंजर्वेशन बम का छोटा मोटा कोई भी कैसा भी सवाल है आएगा। तो कॉन्सेप्ट रहेंगे आसान, पर वो चीजें समेट के रखेंगे। तो प्रायिकता पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वाइज आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिर बाद में जो भी चैप्टर है वो तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है, पर ये चीजें देख लेना, थोड़ा समय निकाल के आराम से बैठ के इनको करना। हाँ, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को। फिलहाल हम जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे हैं, और शायद मैंने आपसे अंत में ये कहा होगा कि जो यहाँ पर प्रदिश राशि लिखा हुआ था नीचे, उस प्रदिश पर हमारा डिस्कशन बाकी था। उस प्रदिश के डिस्कशन को बाद में लेके आएंगे, पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ। तो हमने कहा कि जब किसी अक्ष से कोई द्रव्यमान m किसी दूरी पर मौजूद है, तो उस अक्ष से उसकी दूरियां तो कई सारी संभव है, पर हमें कौन सी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ, और ये लंबवत वाली दूरी आई बराबर क्या हो जाएगी? mr, जिसका हमने एक सवाल भी किया। तो एक और सवाल यहां पर अपन देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा है बेटे कि इस प्रकार से एक वर्गाकार 4 बिंदु द्रव्यमान है। एक बिंदु द्रव्यमान हमने यहां पर रखा m a, एक बिंदु द्रव्यमान हमने यहां पर रखा m, एक बिंदु द्रव्यमान हमने यहां पर रखा, एक बिंदु द्रव्यमान यहां। ये इनका कोई द्रव्यमान नहीं है, ये तो बस अपन ने ऐसे ही दूरियां बताने के लिए बनाई है चारों लाइनें, तो है ना। द्रव्यमान सिर्फ वो चारों हैं, और आपको बताना है कि इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण I1 का मान कितना होगा। बेटे अक्ष को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्ष अगर आप उल्टी पुल्टी समझ बैठोगे नादानी में, तो आपका आंसर गलत है। तो फिलहाल अक्ष सीधी सीधी हमें दिखाई पड़ रही है कि इस वर्ग की इस भुजा के अनुदिश है, और भुजा पर 2 द्रव्यमान है कि नहीं है। तो अगर दोनों द्रव्यमान वहां उस भुजा पर है, तो उन दोनों द्रव्यमानों का जड़त्वागुण, इसकी ये लंबवत दूरी, इसकी ये लंबवत दूरी, वो द्रव्यमान m, वो भी द्रव्यमान m, तो क्या हो जाएगा? 2m। हाँ, इस अक्ष की अनुदिश I2 बता दो। बोलिए। ma² सिर्फ आपको दूरियां, लंबवत दूरियों में दिमाग लगाना है और कुछ है ही नहीं। और आप जानते हैं कि जिस विकर्ण के अनुदिश हमने अक्ष बनाई है, उस विकर्ण से दोनों द्रव्यमान तो पास होते हैं, तो उनका तो क्या हो जाएगा? 0 0।
इस अक्ष से ये लंबवत दूरी कुछ ये होगा, और बराबर उतनी ही दूरी उधर होगी कि नहीं होगी। और आप जानते हैं कि ये पूरा विकर्ण कितना होता है, √2a कितना होता है, तो ये कितना होता है उसका आधा, और √2a का आधा a/√2s। और बिल्कुल बराबर दूरी पर m द्रव्यमान इधर है, बिल्कुल बराबर दूरी पर m द्रव्यमान इधर है, तो जो भी होगा उसका क्या कर देंगे, 2 गुना, और क्या लिख देंगे, m इंटू बी बाय सॉरी a/√2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। सही। ये समझे मैंने यहां पर क्या किया, इस बिंदु पर एक अक्ष बनाई, और अक्ष में मैंने क्रॉस लगाया। क्रॉस का मतलब होता है, इसको अगर मैं ABCD नाम दे देता हूं, तो A से गुजरने वाली व तल के लंबवत अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI। यानी कुल मिलाकर इसकी फील समझिएगा बेटा, क्रॉस का मतलब है ये जो भी तल है, जिस भी तल में ये ज्यामिति नजर आ रही है, उस बिंदु A से कुछ इस प्रकार से गुजर रही है। कोई आपत्ति? इस अक्ष के परितः आपको इस बिंदु द्रव्यमानों के निकाय का, इसको नाम आप I3 दे दो, I3 है ना। कितना बोलते हो बेटे,4ma²। कैसे हो जाएगा, इसी द्रव्यमान से ये अक्ष अगर गुजर रही है तो इसी द्रव्यमान का 0, वो वाला द्रव्यमान कितनी लंबवत दूरी पर है, ये वाला भी, ये वाला, तो क्या लिख देंगे, ma² कितनी बार, 2 बार, और फिर तीसरे वाले द्रव्यमान का m इंटू √2a का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4ma²। बोलिए। तो सिंपल काम यहाँ पर हमारे लिए क्या है, बिल्कुल केंद्र जहां पर ओ हमने बनाया है,
और तल के लंबवत अक्ष, तो अक्ष की कुछ ऐसी ही फील हमें नजर आ रही होगी, आनी चाहिए। और यहां से अगर आप देखें तो चूंकि ये वर्ग है और वर्ग के चारों कोने वहां से सममिति पर होते हैं, द्रव्यमान भी सममित है, सारे एम 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 एम, दूरियां भी बराबर सी ही है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो चारों द्रव्यमान के लिए एक साथ लिख दूंगा, 4 गुणा और एम, और दूरी कितनी है बेटा? तो आंसर यहां से आ जाएगा 2m। बढ़े आगे। चला दो। यहां पर एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैं किसी एक भुजा को ए लिख देता हूं ताकि आप बाकी सारी भुजाएं समझ जाएंगे। और इसके तीनों कोनों पर एम 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 द्रव्यमान अपन ने यहां पर रख दिए हैं। और सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I1 ज्ञात करें। सुनते जाए, एक मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। एक इस वाली अक्ष के परितः भी जड़त्व आघूर्ण I2 ज्ञात करना है। एक आपको ये केंद्रक समझते हैं, केंद्रक बेटा, इस केंद्रक और तल के लंबवत बिंदु O से गुजरने वाली अक्ष के परितः I3 भी आपको ज्ञात करना है। ये तीनों ज्ञात करें।
चले, कितना हो जाएगा I1 बोलो, 3ma² बाय 4। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों द्रव्यमान तो उसी अक्ष पर हैं, इसीलिए उनका तो ज्यादा कोई कुछ काम है नहीं। जरूरी काम यही है कि इस त्रिभुज के लिए यहां पर ये जो लंबवत ऊंचाई होती है, ये h अपने को निकालना है। इस h को, इस ऊंचाई को निकालने के लिए हम एक बात जानते हैं, हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल करना जानते हैं। त्रिभुज की ये भुजा a है और ये कोण 60 है, और 60 के सामने यानी इसको लंब कहते हैं, और इस त्रिभुज में ये लंब वाली भुजा जो h है, इस h का मान होता है a sin 60 डिग्री। हाँ के ना बेटे, ये जो है, ये जो भी भुजा है इसके दो घटक हो सकते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक इसका थीटा के अनुदिश वाला क्षैतिज घटक कौन सा होता है बेटा, कॉस, और ये वाला घटक अपने आप साइन हो जाता है। और साइन 60 का मान आप सब जानते हैं, √3/2, है ना। तो हम यहाँ पर उस तीसरे द्रव्यमान के लिए जिसका द्रव्यमान m है और लंबवत दूरी ये कुछ है √3 कुछ ऐसे, तो यहां से आ जाएगा ये 3a² बाय 4, है ना। I2 5, है ना। कैसे यहां पर बनेगा बेटा, कि यहां पर ये तो उसी अक्ष पर द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान की ये दूरी, ये पूरी दूरी a है तो आधी दूरी, क्या बोलते हो, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां ही लिख देते हैं I2 बराबर, एक तो वहीं पर है, एक ma² हो जाएगा और एक ma/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5ma² बाय 4। क्या बोलते हो, केंद्रक है ना, केंद्रक। जब हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र सब एक ही होते हैं। जानते हैं क्या क्या होते हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र वगैरह, इल्ले सुना है पर अब सुना सुना है ऐसा। चलो कोई ना। केंद्रक, केंद्रक तो होता है बेटा माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, है ना। केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, और जो परिकेंद्रक होता है वो होता है इन सारी भुजाओं के लंबवत जब रेखाएं खींची जाती है तो उनका प्रतिच्छेदी बिंदु, जिससे अपने को ये सारे किनारे गुजरते हुए नजर आते हैं। एक होता है अंतः केंद्र। वैसे छोड़ो, फिलहाल हम यहाँ पर केंद्रक की बात करते हैं। केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, और केंद्रक के पास एक विशेष गुण होता है कि किसी भी त्रिभुज का केंद्रक उस खींची गई माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। हाँ के ना, ये माध्यिका पूरी है, ये कितनी लंबाई की है, आप यहां पर क्या इस अक्ष के परितः जानना चाहते हैं भाई लोग। और ये केंद्रक यहां पर समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है, और सम्मिति ये कहती है कि इस सम्मिति ये कहती है कि यहां इस केंद्रक से इस शीर्ष की दूरी, इस शीर्ष की दूरी और इस शीर्ष की दूरी क्या रहेगी, सेम, बराबर, समान, इक्वल। और इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूं, b। तो मैं लिख देता हूं कि इस अक्ष I3 के लिए जो m द्रव्यमान है वो b दूरी पर है, और ऐसे कितने द्रव्यमान है, और जहां b की हम बात कर रहे हैं तो इस माध्यिका का जो ये दूरी b है, ये किस अनुपात में विभाजित हुई है बेटा, 2/3 अनुपात में। हाँ के ना। माध्यिका की लंबाई कितनी है, ये है कि नहीं, ये माध्यिका की कुल लंबाई, इसमें से मुझे ये बी वाला हिस्सा जानना है ना। और 2:1 का मतलब है 2/3, हाँ के ना। और 2/3 का मतलब इसका 2/3, मिल लेना। बहुत बढ़िया, चलो शांत हो जाओ। ये कौन है,
इस भुजा को क्या कहते हैं? इस माध्यिका की लंबाई वहां क्या निकाली हुई है? ये केंद्रक इसे कितने अनुपात में विभाजित करता है? हमें ये वाली जाननी है ना, इसी को हमने क्या कहा? बी। तो बी कितना होगा? बी होगा, इस कुल राशि को 2:1 में बांटा गया है, तो बी कितने अनुपात से बताया गया? बटे अनुपातों का योग कितना है, इनटू कुल लंबाई कितनी है। छोटी एबीसीडी भी सिखाऊं? अजीब आदमी है। ये 2 से 2, तो कितना बचा? √3a/3। इससे थोड़ा सा खा जाओ तो ये बच जाएगा a/√। तो यहां से इस b का मान हमारे पास हो जाएगा a/√3 का स्क्वायर गुणा, तो ये हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर, 3 और 3 कैंसल, ma²। टीप लो टिपोड़ो। चलो, और ये बताया भी था भाई बेसिक में जब पढ़ी थी ना, तो मैंने कहा था केंद्रक की शीर्ष से दूरी, और मैंने कहा था याद कर लेना बेटा, ये काम आएगी 2 3 4 जगह। आपने कहा भी था, अरे सर याद है। बातें नहीं है क्या, खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, फिर खुशी में ये भूल जाते कि हम कौन है। अच्छा भला बैठा है, क्यों फालतू बेइज्जती की, 2 घूंट पीना चाहता है। हुआ बेटा? आप लिख लेना ये I3, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। I3 के लिए लिख लेना, I3 कौन सी अक्ष है, तो लिख लेना केंद्रक से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष, I3। और वहां पर तीर बना के, या I3 के लिए लिख लेना केंद्रक से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष, क्योंकि बाकी 2 तो समझ आ जाएंगे आसानी से, क्योंकि वो तो उसी प्लेन में बनी हुई है। I3 के लिए लिख लेना केंद्रक से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष। ये बताओ तो, I4। कौन है I4 बोलो? ए से गुजरने वाली तल के, वाह,
बोलो बेटा। 2ma²। आसान, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन बिना बात अपन दिमाग में बना लिया हो, बट आसान ये है कि ए से तो गुजर रही है अक्ष, तो वो I4 में एक तो हो जाएगा 0, यहां से इसकी लंबवत दूरी, यहां से इसकी लंबवत दूरी, तो कितना हो जाएगा ma², 2ma²। इधर देखो, यहां पर 3 द्रव्यमान है, इस मूल बिंदु 0,0 पर रखा हुआ है 1 kg, यहां 2,0 पर रखा हुआ है 2 kg, यहां 3,3 पर रखा हुआ है 3 kg। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये, अरे बोलो, जेड अक्ष है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, इस वाई अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तथा इस जेड अक्ष, जिसको मैं यहां से ऐसे क्रॉस करके बना देता हूं और लिख देता हूं आई जेड, तथा आई जेड के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करो। हो गया? नहीं?
आई एक्स कितना आया, आई एक्स, आई वाई, पैंतीस तो यार, हाँ 27 8 35, और आई जेड 54 और 8, सही। तो बात यहां पर करते हैं आई एक्स के लिए, और आई एक्स हमारे पास जो आएगा एक्स अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण आएगा, तो ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर ही दोनों द्रव्यमान मौजूद है। मैं यहां पर कोऑर्डिनेट्स में जो परेशानी आती है उसके लिए कुछ बातें बता देता हूं, 1 मिनट और लगेगा। मैं उस चीज को 1 मिनट के लिए समझा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब किसी बिंदु के निर्देशांक x कॉमा y कहे जाते हैं, सुनिएगा, इसका मतलब यह होता है कि इस x अक्ष से इस बिंदु की जो ये लंबवत दूरी है ये y है, क्योंकि x अक्ष से लंबवत जब मैंने चलना शुरू किया तो x अक्ष से लंबवत किस दिशा में चलना शुरू किया, तो जो ये y, फिर बात करता हूं x निर्देशांक क्या होता है। तो जब हम x अक्ष की दिशा में चल, कहां से, y से बिल्कुल लंबवत, तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए चल बेटा, यहां से लंबवत चल के क्या यहां पहुंच सकता हूं क्या, यहां से ही मुझे लंबवत चलकर यहां पहुंचना पड़ेगा, किस अक्ष के अनुदेश, यही क्या हो जाएगा, सुनिएगा कि मैंने कहा कि यदि ये बिंदु 3,3 है, लंबवत चलना पड़ेगा y के अनुदिश, और y के अनुदिश जितना चलूंगा वही y निर्देशांक होगा, कितना, 3। सहमत है मेरी बात से 100%? तो अब अगर मैं यहां पर आई एक्स लिखता भी हूं तो मुझे पता है दो द्रव्यमान तो इसी अक्ष पर है, जो तीसरा द्रव्यमान 3 किलो का है वो लंबवत दूरी 3 पर है, और 3 का यहां से स्क्वायर गुणा 3 27 केजी मीटर स्क्वायर, बिल्कुल यूनिट के साथ ऐसा लिखा जाएगा। सही है मामला भाई? मैं आई वाई की बात करता हूं तो इन्हीं पॉइंट्स को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई वाई, तो सबसे पहले अक्ष को पकड़ो, अक्ष को समझो, तो ये रही वो अक्ष, इस अक्ष पर ये तो मौजूद है, इसका तो काम फिनिश। फिर इस अक्ष से इसकी लंबवत दूरी के लिए अब देखो किस अक्ष के अनुदिश चल रहा हूं, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश यानी एक्स घटक देखना है, इस बिंदु का एक्स घटक कितना है, 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वाई में पहला तो 0 हो गया, दूसरा 2 किलो का 2 लंबवत दूरी पर है, और यहीं से मुझे इस बिंदु तक पहुंचना है तो यहां से यूं चलना पड़ेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश चलना पड़ेगा, और एक्स अक्ष के अनुदिश कितना चलना पड़ेगा, 3 एक्स घटक के बराबर। तो यहां से ये हो जाएगा 3 किलो का 3 की दूरी पर, तो 27 और 8 35 केजी मीटर स्क्वायर। और अंतिम आई जेड, अब आई जेड अपन यहां ये बनाते हैं ना बेटे, वापस से 1 किलो पर से तो हमारी अक्ष गुजर रही है, और आप अगर गौर से देखें तो इसकी यहां से लंबवत दूरी फिर से कितनी, और इसकी यहां से लंबवत दूरी ये वाली नजर आ रही होगी, तो ये तीन तो ये 3√2, नहीं क्या? जैसे मान लो बेटा अगर मैं इसी को कह देता कि ये 3,3 है तो y भी 3 x भी 3, तो ये वाली भुजा जिसको विकर्ण कहते हैं ना समकोण त्रिभुज का, तो ये कितना हो जाता, ऐसा। तो यहां से जब हम आई जेड के लिए बात करेंगे तो एक तो 0 हो गया, एक 2 किलो मास 2 दूरी पर हो गया, और एक 3 किलो मास 3√2 दूरी पर हो गया। ये 3 ऑलरेडी यहां पर अपने को 9 9 18 18 इंटू 3 54, और ये 8 62 केजी मीटर स्क्वायर।
बढ़ाओ आगे। चले, देखिएगा, एक द्रव्यमान M1 है, एक दूसरा द्रव्यमान M2 है, इनके बीच की दूरी R है। सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि M1 से निकलने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? कितना होगा? तो बीच में कहीं पर द्रव्यमान केंद्र होगा ना, दोनों द्रव्यमानों का। उस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बताना है क्या? R² इंटू M1 प्लस M2 बाय 4। नहीं, दोबारा बोल। M1 ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना आगे। ये तो जो लिख दिया वही बोल रहा है कि अब आगे हम नहीं करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटे पहला काम तो बस ये होना चाहिए कि द्रव्यमान केंद्र जहां भी होगा, आप सबको पता होना चाहिए। सेंटर पास पड़ गया है ना, तो द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी को क्या कहते हैं? इसकी दूरी को क्या कहते हैं? और R1 R2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम जानते हैं? R1 बराबर, जब R1 की बात करते तो M2 के साथ फॉर्मूला बनता है M2R बटे M1 प्लस M2। और जब R2 की बात करते हैं तो M1 के साथ फॉर्मूला बनता है M1R बटे M1 प्लस M2। ये दोनों R1 R2 फॉर्मूलों में रखो।
इसको कैसे, ये लिख तो लिया बेटा कि m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जो जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो। तो क्या क्या कॉमन ले सकता हूं देखना, यहाँ m1 भी है m2 भी है, यहाँ भी m1 भी है m2 भी है, और आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो ऊपर तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, m1 m2 आर स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब बताओ इस फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, m1 कॉमन आ चुका है, एक m2 कॉमन आ चुका है, आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एक m2 बचा है मात्र, प्लस यहाँ m2 कॉमन आ चुका है, m1 का स्क्वायर है तो m1 कॉमन आने के बाद एक m1 बचा, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, नीचे वाला भी पूरा पूरा कॉमन आ गया यार। और आप जानते ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है, कट जाएगा ना, पर एक पावर कटेगी क्योंकि नीचे स्क्वायर दो पावर है। तो क्या बचेगा, आई सी ओ एम बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, सुनिएगा, कि एक तो आपको इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, एक यहां पर कहीं पर जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके परितः भी आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, ये दोनों सॉल्व करें। कैसा मुस्कुरा रहा है भाई, मुस्कुरा तो रहा है, क्या राज है इस हंसी के पीछे, क्या गम छुपाए बैठे हो। बोलो बेटा, कि जब हम यहाँ पर अक्ष I1 के सापेक्ष निकालना चाह रहे हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने देखा कि I1 के लिए लिखा जाएगा मास 4 किलो 1 की दूरी पर तो m r स्क्वायर, और जो दूसरा मास है वो अपने आप 4 की दूरी पर, क्योंकि कुल दूरी 5 है तो 6 किलो का मास 4 की दूरी पर, 4 16 16 इंटू 6 96 और 400। ICOM के लिए बात करें तो पहले या तो अपन चाहे तो उधर R1 निकालें इधर R2 निकालें, वैसे भी कर सकते हैं, या फिलहाल मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूं तो मुझे पता है डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से कुछ ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और m1 m2 24 बटे m1 प्लस m2 10, और यहां पर r यानी 5 का स्क्वायर 25, ये 5 से
2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 24, 12 बार, और ये हो जाएगा 60 kg। अब मुद्दा ध्यान से संभालना, आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं, मैं कुछ यहां से अब थ्योरेटिकल बातें करना शुरू करूंगा कि जब कभी भी, या लिख लो पहले, इसे जल्दी से लिख के फ्री करो। क्या ये, अबे लिखने की नहीं कह रहा, पहले ये लिख रहे हैं। पंडित बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी। कुछ उधर से पीछे, उधर है ना जहां तू रहता, उधर उसके पीछे, वहां से खोपड़ी उपड़ी उठा के ला। चलिए, तो बातें यहां पर हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं जो मैंने कल क्लास के एंड में कहा कि जड़त्व आघूर्ण न सदिश है न अदिश है, वो एक प्रदिश। और प्रदिश तो ये थी कि हम हिंदी अनुवाद में बना दिए हैं टेंसर, इसको अपन जो कहते हैं, उसका उसका रोल क्या है, उसका मतलब क्या है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। एक पूर्णतः अदिश कही जा सकने वाली राशि का मतलब यह होता है कि आप उस वस्तु को किसी भी दिशा में कहां भी कैसे भी इस्तेमाल करें, उसका परिमाण, उसकी वैल्यू बदलनी। जैसे अगर अपन एक बॉटल की ही बात कर ले और इस बॉटल का मास अगर आधा किलो है, तो इस बॉटल को मैं कैसे भी रखूं, मैं कभी भी किसी भी समय पूछूं, इसका द्रव्यमान आधा किलो ही रहेगा। यानी जो वैल्यू है वो समय परिस्थिति के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। तो इसको अपन द्रव्यमान को हम कहते हैं कि नहीं यार, द्रव्यमान अदिश राशि है, इसका इसका कभी अपने को इस चीज के लिए कभी अलग वैल्यू मास की, द्रव्यमान की नहीं मिलती। फिर बात आती है लंबाई के लिए। जैसे मान लो यहां से वहां तक की जो लंबाई है, लंबाई वो मान लो 2 मीटर है, तो हम जानते हैं लंबाई क्या है, एक अदिश राशि। अब मैं उस लंबाई को यहां से वहां नापू, वहां से यहां नापू, या इसी लंबाई को 3-4 टुकड़ों में नापू, या बीच में खड़े होकर उस लंबाई को नापू, कहीं से भी नापू, लंबाई 2 मीटर है, दो ही बनी रहेगी। यानी लंबाई भी क्या है, अदिश, पूर्णतः अदिश। पर ये जड़त्व आघूर्ण ऐसा है कि वही द्रव्यमानों का निकाय, और इस अक्ष से नापा तो, इस अक्ष से नापा तो, इस किसी अक्ष से नापा तो, यानी अक्षों की वही निकाय है, पर अक्षों के बदलने के साथ अपने को उसका वैल्यू, जड़त्व आघूर्ण का वैल्यू बदलते नजर, यानी ये अदिश तो नहीं है। फिर अदिश नहीं है तो दिमाग में दूसरी बात क्या आती है कि सदिश है क्या। पर सदिश के नियमों का भी पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा सदिश है भाई कि यहां पर 2ma है, यहां पर ma² है, तो यहां पर ये 4ma² हो जाएगा। ऐसा ये सदिश के गुणधर्मों का भी पूर्णतः पालन, तो ना सदिश ना अदिश। और उसी बीच में जो राशियां फिजिक्स में, जो हायर स्टडीज में भी और भी बहुत चीजें निकल कर आती है, उन सबको टेंसर कह दिया जाता है। और टेंसर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, टेंसर को समझना समझाना हायर स्टडीज में आता है, कॉलेज वगैरह में, है ना। तो फिलहाल हम अपने स्तर पर क्या याद रखेंगे कि ये अदिश नहीं है। अदिश के किसी कोई गुण यहाँ पर अदिश का नहीं है, ना ही सदिश का कोई गुण है। सदिश का एक ही गुण होता है, सदिश नियमों का पूर्णतः पालन करना ही सदिश गुणधर्म कहलाता है। मतलब वो फॉलो हो हर जगह। सदिश नियम फॉलो नहीं किए तो उस चीज को अपन सदिश कह ही नहीं सकते। बात समझ गई, ये थी। हाँ, अबे मूर्ख, बात किसकी करेगा, जड़त्व आघूर्ण की बात करेगा ना। अब जड़त्व आघूर्ण की जब बात करेगा तो जड़त्व आघूर्ण तो अक्षों के हिसाब से बदल जाएगा, एक अक्ष के अनुसार। ये तो फिर आपने फिक्स कर दिया। ऐसे तो फिर वेक्टर को भी फिक्स कर दे कि एक ही दिशा की बात करूंगा, अब तो मैं इसे अदिश कह दूं ना। वेक्टर का मतलब आप जब दिशा बदलोगे, आपको जब वहां परिवर्तन करके दिखाया जाएगा, तो परिवर्तनों के बाद भी वो नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए। वो चीज बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, नियमों का फॉलो होना नहीं टूटना चाहिए, है ना।
फिर यहां पर हम आते हैं और यहां हमने सीखा कि जो हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, मैंने ये सवाल क्यों लिया ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना आ रहा है, और द्रव्यमान केंद्र से दूर में चला गया तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, 100। तो एक चीज अब यहां से हमेशा याद रखना कि हमेशा जड़त्व उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः ही जड़त्व आघूर्ण अपने को सबसे कम मिलता है। किसी भी निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण न्यूनतम किस अक्ष के परितः मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः। जितना उस द्रव्यमान केंद्र से दूर अक्ष आप चुनोगे जड़त्वाघूर्ण बढ़ता जाएगा। जैसे यहां 60 था, 60 से कम इस निकाय का जड़त्वाघूर्ण हो ही नहीं सकता। आप कोई भी अक्ष चुन के देख लो बेटा। आप जैसे यहां आए कितना हो गया, 100। मैं कहता हूं यहां आकर देखो, बताओ इस अक्ष के परितः 150, 150, क्योंकि 4 का और 6 गुणा 5 स्क्वायर यानी 6 गुणा 25, 25 गुणा 6 कितना, 100। जितना हम उस सेंटर ऑफ मास से जड़त्वाघूर्ण उतना बढ़ता ही जाएगा। बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या है? ठीक है मामला? अरे हाँ, इसका मतलब क्या है, इन चीजों का हम उपयोग कैसे करते हैं? तो हमने कल की क्लास में 2-3 पॉइंट पढ़े थे कि जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। तो मैंने कहा सबसे पहला द्रव्यमान, दूसरा मैंने कहा घूर्णन अक्ष की स्थिति, कि घूर्णन अक्ष कहां से गुजर रही है, यहां से गुजरी तो अलग, यहां से गुजरी तो अलग, यहां से गुजरी तो अलग। ठीक है बात? और तीसरी चीज हमने कहा था द्रव्यमान वितरण। क्या कहा था बेटा? अब द्रव्यमान वितरण का मतलब क्या है ये भी आप यहां पर समझ लीजिए। द्रव्यमान वितरण का मतलब है ये एक इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर प्लेट है, त्रिभुजाकार एक शीट है, प्लेट है, और मैं यहां से कहता हूं कि एक इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की बात करूंगा I1, और एक इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की बात करूंगा I2। अब आप यहां पर आपसे पूछा जाए कि किस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है, ज्यामिति वही है कि नहीं है? अक्ष यहां पर अलग अलग है और अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण कैसा है ये मुझे सोचना है, इसके आधार पर मुझे जवाब देना है। तो उसका मतलब ये निकल कर आता है कि जब मैं I1 से देख रहा हूं तो I1 से देखे जाने पर ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान वितरण क्या है, अक्ष के करीब। I2 से देखने पर अक्ष के करीब तो द्रव्यमान क्या है, कम, और अक्ष से दूर द्रव्यमान क्या है, और जितना द्रव्यमान अक्ष से दूर होगा जड़त्वाघूर्ण उतना ज्यादा होगा। तो सिंपल सवाल, इस प्लेट में आपका आंसर क्या होगा, कौन बड़ा, I2 बड़ा, I1। सही। इसी चीज को अगर मैं गणित से, जो अभी मैंने समझा ना सेंटर ऑफ मास वाला, उस चीज से समझाऊं तो भी ध्यान देना कि बेटे जब कभी एक इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुजाकार प्लेट होती है जिसकी अगर ये भुजा और ये भुजा समान होती है, या कोई भी प्लेट हो जाए, अपन तो फिलहाल यहां पर बात कर लेते, सममिति से बात कर लेते हैं, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई क्या मान लू, h, तो यहां पैंदे से इसका द्रव्यमान केंद्र h/3 दूरी पर होता है। ये याद रखना है आपको, किसी त्रिभुजाकार प्लेट का उस पैंदे से द्रव्यमान केंद्र कितना हो जाएगा, h/3 की दूरी पर होता है। और अब अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि इस द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, मिनिमम। हाँ के ना? इससे ये अक्ष पास है कि ये अक्ष पास है, I1 पास है। I1 पास है तो I1 के अबाउट जड़त्व आघूर्ण I2। क्या बोला हमने, सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के परितः क्या होगा, न्यूनतम, मिनिमम। उससे जितनी दूरी बढ़ाता जाऊंगा अक्ष की द्रव्य जड़त्वाघूर्ण। तो अब आप ये देखो ना कि इसके आप सापेक्षिक तो न्यूनतम है, पर इनमें और इनमें तुलना करनी है तो क्या गणित से भी अपन जवाब दे पा रहे हैं कि यहां से ये दूरी कम और ये दूरी, और कम दूरी वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कम होगा। यही जवाब अपन ने द्रव्यमान वितरण से भी समझ लिया था कि इस अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान ज्यादा से ज्यादा पास में वितरित है, इस अक्ष से ज्यादा द्रव्यमान दूर वितरित है। दूर जितना वितरण होगा जड़त्वाघूर्ण उतना। दोनों पॉइंट समझ आते हैं? अरे हाँ प्रभु। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक दुकान खोली और उसमें हमने यहाँ पर एक लकड़ी का ऐसा ब्लॉक लिया,
और उसके बाद बिल्कुल उतनी ही लंबाई चौड़ाई का, उतनी ही मोटाई का एक लोहे का भी टुकड़ा लिया और दोनों को जोड़ दिया। और फिर हमने कहा कि अगर मान लो मैं इसको इस अक्ष के परितः घुमाता हूं I1 या इस अक्ष के परितः घुमाता हूं I2, तो किस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कम होगा, ज्यादा होगा? I1 I2। कारण कि आपने वहां तीसरा शब्द और देखा था, जहां द्रव्यमान वितरण लिखा था ना, वहां तीन शब्द लिखे थे, आकार, आकृति एवं घनत्व। और यहां घनत्व इस प्रकार से अपना रोल दिखा रहा है कि लकड़ी और लोहा, इन दोनों में से घनत्व के हिसाब से लोहा ज्यादा भारी है, और जितना भारी द्रव्यमान अक्ष के पास रहेगा जड़त्व आघूर्ण उतना, और जितना भारी द्रव्यमान अक्ष से दूर रहेगा जड़त्व आघूर्ण उतना। अरे मानते हैं? तो अक्ष I1 से वुड, लकड़ी, पास, हल्की, पर लोहा भारी, दूर। या इसको यूं भी, अभी मैथ्स जो मैंने बताई उससे भी मैं समझा सकता हूं कि बेटा गौर से देखो और बताओ कि यहां पर अगर वुड का द्रव्यमान केंद्र यहां है, इस आयरन का द्रव्यमान केंद्र यहां है, तो पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस लोहे की तरफ होगा कि लकड़ी की तरफ? यहां पर कहीं पर होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? भारी द्रव्यमान के करीब। और अगर यहां पर ICOM है, तो यहां पर I2 पास वाली एक्सिस है, तो I2 होगा कम, I1 होगा। मुझे देखो जल्दी से, तो जल्दी जल्दी लिखो भाई लोग, अभी तो समय पता नहीं कहां चला जाता है, समय बहुत तेज भाग रहा है भाई, घड़ी बंद करनी पड़ी। अभी आज तक अभी जो भी अपन ने बात की, कोई भी समस्या किसी को भी लग रही हो, सेंटर ऑफ मास वाली बातें, या जो हमने सिंपल न्यूमेरिकल जो किए बिंदु द्रव्यमानों के, कोई है कच्ची गोड़ी? छोटे में बड़ा फायदा रहता है, अपन मासूम रहते हैं, कोई कहता है कच्ची गोड़ी कौन रहेगा, तो हम तैयार हो जाते हैं, हम रहेंगे, फील्डिंग भी नहीं करनी पड़ती, बैटिंग दोनों तरफ मिल जाती है। अब बड़े होते जाते हैं तो अपने को ऐसा ईगो आता जाता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे कि हम कच्ची घोड़ी, हम हमेशा अपने आप को पूर्ण परिपक्व मानते हैं कि नहीं, हम तो भाई हम ही हैं विराट कोहली। कोई समस्या हो तो बात करो बेटा। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात। हेडिंग लिखेंगे, एक समरूप छड़ का, एक समरूप छड़ का उसके एक सिरे से गुजरने वाली, एक समरूप छड़ का उसके एक सिरे से गुजरने वाली
लंबवत अक्ष के परितः, लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। हाँ बेटा, लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो बात को सुनिएगा, यहां हमें क्या पता करना है, क्या चीजें यहां पर अब हमसे पूछी जा रही होंगी आगे, कि बिंदु द्रव्यमानों का कॉन्सेप्ट तो अपन ने देख लिया, पर अब अगर अपने को यहां पर एक बड़ी वस्तुओं के लिए जड़त्वाघूर्ण निकालना हो तो क्या हम करते हैं। तो सुनना कि कोई भी अगर एक यहां पर बड़ी वस्तु है और किसी अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालने का कॉन्सेप्ट शुरू वहीं से होता है, बिंदु द्रव्यमान से ही शुरू होता है। कि मैं पूछता हूं ये वस्तु कितने द्रव्यमानों से, कितने कणों से मिलकर बनी हुई है, तो जवाब आता है अनंत कणों से मिलकर ये वस्तु बनी है। अब उन अनंत कणों में अगर मैं आपसे कहूं कि इच्छा अनुसार एक कण चुन लीजिए, तो आप यहां से चुनेंगे छोटा सा कण डीएम, और उस डीएम की उस अक्ष से लंबवत दूरी आर, और उस डीएम का, उस एक कण का आप जड़त्व गुण क्या लिख देंगे, डीएम इंटू, ये तो क्या हो गया, एक साधारण एक सिंगल कण का जड़त्व गुण हो गया, और ये वस्तु कितने कणों से मिलकर बनी है। और अगर ऐसा करना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन ही अपने को उस संपूर्ण वस्तु का जड़त्व गुण बता देगा। फिर हम आगे बढ़े थे, फिर हमने कहा था कि यार ये जो डीएम है, ये डीएम कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास में बात की थी कि द्रव्यमान वितरण तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। और वहां पर भी हमने छड़ों के लिए, पता है आपको, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए डेरिवेशन किया था। जब एक समरूप छड़ थी तो सेंटर ऑफ मास आता L/2 पर, लेमडा परिवर्तन वाला, मैंने टेस्ट में भी दिया था, लेमडा परिवर्तन वाला आंसर था उसका 2L/3। उस तरीके के क्वेश्चन भी हमने किए थे, आप चाहे तो जाकर देख लेना। तो बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर है। अब हम द्रव्यमान केंद्र नहीं जानना चाहते, अब अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जानना चाहते हैं, और जड़त्व आघूर्ण के लिए काम ये करना पड़ता है। तो जो मैंने पहली हेडिंग डलवाई है, उस पहली हेडिंग में आपने क्या पढ़ा, वो कह रहा है ना भाई इतनी बड़ी हेडिंग है, उसमें सब कुछ यही लिखना पड़ रहा है कि ये क्या है, एक समरूप छड़। समरूप छड़, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m और l। समरूप छड़ का मतलब ये भी होता है कि इसके लिए जब लेमडा की बात की जाएगी तो क्या लिख दिया जाएगा, m/, अगर मैं समरूप छड़ नहीं लिखता तो शायद मैं लेमडा समरूप नहीं मान सकता, m/l नहीं लिख सकता था। फिर उस छड़ के एक सिरे से और छड़ के लंबवत इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल। और हम जानते हैं इस परिस्थिति में अगर मुझे ये जड़त्वाघूर्ण जो निकालना है, हम यहां पर डीएम यानी एक छोटा अल्पांश मानते हैं, उस अल्पांश को ही हम डीएम कहते हैं, और यहां से उसकी दूरी को क्या लिख देते हैं, एक्स। और ऐसे कितने अल्पांश यहां पर है, अनंत। कहां से शुरू हो रहे हैं वो अल्पांश, एक्स बराबर एल तक। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटे, इस डीएम के लिए लिख लेते हैं डीएम गुणा कितनी दूरी, एक्स, और इसका इंटीग्रेशन, वो क्या दे देगा हमें, कुल जड़त्व आघूर्ण। और टेक्निक क्या है हमारी, डीएम को कैसे लिखा जाएगा, डीएम बराबर, बोलो बोलो बोलो, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स। तो हम डीएम को लिखेंगे लैम्डा, लैम्डा मतलब m/n2 इंटू कहां से कहां तक, यही क्या हो जाएगा, पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण उस दिखाई गई अक्ष के सापेक्ष। क्या क्या कांस्टेंट है, m और बचा क्या अंडर रूट, यहाँ इंटीग्रेशन में x² एक्स स्क्वायर का x³ बटे, और कहां से कहां तक, क्या बोलते भाई लोग, यहां पर हम सीमा लिमिट रख देंगे, और ये हो जाएगा L³ बटे 3 माइनस 0, एक L से L खा जाएंगे, और ये हो जाएगा ml² / 3। अब इसी का एक और रूप यहां पर निकल कर आता है, नंबर 2 डाल दो इसको,
जो नंबर 1 है आपने हेडिंग डाल के लिखा ही था, ये उसके साथ ही कहीं पे भी लिख लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नंबर 2, यहां पर क्या कहा जाएगा, ऑलमोस्ट चीज यही है, कहा यह जाएगा कि एक छड़ जो है ना बेटा, उस छड़ के वही m द्रव्यमान l लंबाई की छड़ है, पर अभी, और जानना भी इस एक सिरे के अनुदिश है, सिरे के अक्ष के परितर, पर यहां पर अभी अक्ष लंबवत नहीं है, अक्ष के साथ इस छड़ का कोण थीटा है। वहां पर छड़ कैसी थी बेटा, अक्ष से गुजर किनारे से ही रही है वहां भी, और गुजर किनारे से ही रही है यहां भी, वहां छड़ यहां पर किसी थीटा कोण पर। तो यहां क्या हमें ध्यान रखना है, सुनिएगा, काम एग्जैक्ट वही करना है। यहां पर इस छड़ की लंबाई अगर l है, तो अगर मैं इसे x बराबर 0 कहता हूं तो ये x बराबर l हो जाएगा। यहां से x दूरी पर मैं एक अल्पांश लेता हूं तो अल्पांश dm हो जाएगा। जब हम यहां पर उसको लिखते हैं किसी छोटे इस हिस्से का जड़त्व आघूर्ण di, तो जड़त्व आघूर्ण उस छोटे हिस्से का क्या लिखा जाएगा, dm इंटू अक्ष से लंबवत दूरी, हाँ के ना। अब उस लंबवत दूरी को आप x क्या लिखेंगे, x साइन थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा, dm r स्क्वायर, r मतलब लंबवत दूरी। और इसके लिए अगर पूरी ज्यामिति का निकालना है तो क्या करेंगे, वेरिएबल कौन है, x, कहां से कहां तक, dm क्या लिख दूंगा, m बाय इंटू dx, और यहां पर x का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। क्या क्या चीजें सेम है, कांस्टेंट है बोले तो, m और m बाई एल और साइन थीटा, क्योंकि आप पूरी छड़ का कहीं भी कोण नापे ये थीटा कोण पर ही झुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि छड़ यूं, ऐसा नहीं। तो जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, m बाई एल और क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर dx का पहले भी इंटीग्रेशन किया था, और लिमिट रखने के बाद क्या आया था, एल क्यूब बटे एक एल से एल खाने के बाद क्या बचेगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर। कभी कभी आपको बुद्धू बनाने के लिए क्या होगा कि ये कोण यहां अक्ष से देने के बजाय लंब से दे दिया जाएगा, तो उस स्थिति में साइन के बजाय कॉस आ जाएगा। नहीं, अरे मतलब अगर मान लो ये वाला कोण दे दिया, थीटा इसको बोल दिया, तो वो थीटा नहीं रहा, वो क्या बनेगा फिर 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा की स्थिति में साइन किस में बदल जाता है। तो ध्यान रखना है, वैसे याद यही रखना है जो मैंने आपको बताया है, पर कभी कभी साधारण सवाल को कठिन बना देने के लिए, गलती करवा देने के लिए, या आपको आपका असली चेहरा याद दिला देने के लिए उल्लू बना दिया जाता है। ये लिखे तुरंत,
आगे बढ़े। चलिए, तो आप हेडिंग लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय। अब बात को समझिएगा कि यहां पर जड़त्व आघूर्ण निकाल पाना, जैसे अभी हमने एक छड़ ली, अब इस छड़ में तो हमें बहुत आसानी से वो डीएम सेलेक्ट करने का भी काम मिल गया, बहुत आसानी से हम इंटीग्रेशन भी कर पाए। पर हर बार ज्यामिति इतनी अच्छे से सिमेट्रिकली नहीं दी जाएगी कि आप वहां इंटीग्रेशन कर पाए और उस जड़त्व आघूर्ण को हर बार डिराइव करके इंटीग्रेट करके बिल्कुल कम टाइम में निकाल पाए। तो यहां पर जड़त्व आघूर्ण की कुछ प्रमेय भी होती है जिनका भी आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो प्रमेय। नंबर वन, पहला आप नंबर वन लिखेंगे, लंबवत अक्षों की प्रमेय। लिखें फटाफट से, लंबवत अक्षों की प्रमेय। और क्या मुद्दा बनता है लंबवत अक्षों की प्रमेय में, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले लंबवत अक्षों की प्रमेय लिख ली, उसके बाद ब्रैकेट में आगे पीछे ऊपर कहीं भी लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना केवल समतलीय ज्यामितियों के लिए केवल समतलीय ज्यामितियों के लिए उपयोगी। यानी इनका इस्तेमाल, इस लंबवत अक्षों की प्रमेय का इस्तेमाल समतलीय ज्यामितियों के लिए किया जाएगा। मतलब यह है कहने का कि एक इस प्रकार से एक समतलीय प्लेनर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं फिलहाल यही कोई एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है। हम आगे पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इस समतल का, इस एक आयताकार प्लेट का इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हम निकालना सीख लेंगे आसानी से, ज्यादा कोई मुसीबत भी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इस ज्यामिति का इस वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना भी हम सीख लेंगे। पर फिर सवाल आएगा कि अब अगर ये वाली अक्ष हो तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कैसे निकलेगा। तो सुनते जाए, जब इस प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, जब एक समतलीय ज्यामिति में हमसे बात की जाएगी तीन अलग अलग अक्षों के लिए, उनमें से दो अक्षें उस तल में मौजूद हैं और एक अक्ष उस तल के लंबवत है, उस स्थिति में लंबवत अक्षों की प्रमेय लगेगी, पर सिर्फ किसके लिए? समतलीय ज्यामितियों के लिए। और उनमें से जो दो ज्ञात अक्षें होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको हमें पता होना चाहिए, वो दोनों उस तल में मौजूद होनी चाहिए, जिसको मैं क्या कह रहा हूं फिलहाल, आई एक्स और। तो हम यहां से कहते हैं कि जो भी कोई समतलीय ज्यामिति यहां पर है और इस समतलीय ज्यामिति में कहीं से भी एक अक्ष गुजरे, जिसको मैं क्या कह दूं, एक्स, उसके लंबवत उसी तल में एक दूसरी अक्ष गुजरे, उसे मैं क्या कह दूं, वाई। तो इन दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली और तल के लंबवत तीसरी अक्ष, जिसे मैं क्या कह दूंगा, आई जेड, के लिए ये कहा जाता है कि आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। सुनते जाना, मैं ये कब कह रहा हूं? जब मुझे पता है कि ये दी गई ज्यामिति एक्स वाई तल में है
और वो दो लंबवत अक्षें जो उस तल में है वो आई एक्स और आई वाई है, और उनके प्रतिच्छेदी बिंदु से ही निकलनी चाहिए तीसरी अक्ष, और लंबवत होनी चाहिए। एक्स व वाई के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली तल के लंबवत तीसरी अक्ष जहां अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने सुना है तो समझ ही गए होंगे, आई एक्स क्या है? एक्स अक्ष के सापेक्ष उस वस्तु का जड़त्वाघूर्ण। आई वाई वाई अक्ष के सापेक्ष, और आई जेड जेड अक्ष के सापेक्ष, जिसमें आपने सीखा कि अगर एक्स वाई तल में है तो आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होगा? अगर ये वस्तु वाई जेड तल में हो तो क्या लिखा जाएगा बेटा? आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स। और अगर ये वस्तु एक्स जेड तल में हो तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई। मानते हैं? एक और है, अगली क्लास में कर लेंगे। होमवर्क है अपना एक्सरसाइज। पहले तो अपन ये देख लेते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 से 10, क्योंकि अभी ईएलपी नहीं है तो अपन सॉल्व्ड एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 से 10 और कंसेप्ट बिल्डर 1 और 2। और एक्सरसाइज के लिए मुझे मॉड्यूल दिखाना पड़ेगा आपको। मॉड्यूल तो लाए, दिखाएंगे नहीं। हाँ, एक्सरसाइज 1 में मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, कंसेप्ट बिल्डर 1 और 2, सॉल्व एग्जाम्पल 10 तक देख लेना आप। एक्सरसाइज 1 में लिखो 1 से 3, 4, 5, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 22। ठीक है, थैंक यू।